बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। इस मसले पर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है कि शराबबंदी फेल है। इस सबके बीच बिहार विधानसभा परिसर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिसर के अंदर शराब की कई खाली बोतलें मिली। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद उस जगह पर गए और मीडिया वालों से कहा कि ऐसे समय जब विधानसभा की सुरक्षा इतनी कड़ी है तब शराब की बोतल मिलना साफ बताता है कि राज्य में शराबबंदी फेल है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बोतलें कहां से आईं, कैसे आईं, इसकी जांच होगी। यह भी कहा कि जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिंगरप्रिंट आ गया। कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है। उस समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है। महोदय, ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं। महोदय, कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है। महोदय, अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। शपथ 3-4 बार दिलाया गया। जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक शपथ दिलाते रहेंगे सब लोग को। और शराब मिलता रहेगा, शराब लोग पीते रहेगा। तो पहले तो अफसर के घर में ना चेकिंग करावे, अफसर लोग के घर में चेकिंग करावे, सब जगह चेकिंग करावे ना, सब जगह मिलेगा। लालू जी की तबियत अब कैसी है? विधानसभा में मिला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? पूरे बिहार में सरकार जिम्मेदार है, किसको कहेंगे? किसी गरीब के घर से मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी। बिहार का मुखिया है नीतीश कुमार जी, तो उनको न संभालना चाहिए, उनको संभालना है। उनको बाहर मिला, बिहार की जनता दिया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 14 देशों में फैल चुका है। वहां इसके मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसका कोई केस सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे भी इसका कोई केस ना आए, इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन अभी गया नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर आज सभी विभागों के साथ एक अहम बैठक की और इस वायरस के केस आए तो उससे निपटने के उपायों का जायजा लिया। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करीब 65,000 बेड्स की तैयारी है। 30,000 बेड तैयार कर लिए गए हैं, 10,000 आईसीयू बेड तैयार हैं, 6,800 और तैयार हो रहे हैं। 27,000 ऑक्सीजन बेड शॉर्ट नोटिस पर तैयार हो जाएंगे। 32 तरह की दवाओं का 2 महीने का स्टॉक बनाया जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर होम आइसोलेशन की तैयारी दुरुस्त की जा रही है।
442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता बनाई जा रही है। अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंकों की भी मॉनिटरिंग है और चल रही है और चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं। दिल्ली में 15 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। तो ये सब जानकारियां केजरीवाल ने आज दी। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायजा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायजा लिया। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। और कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर दुनिया भर में मंडरा रहा है। कोरोना काल में जो फ्रंटलाइन वर्कर रहे देश भर के रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर्स, उनकी ओपीडी हड़ताल चल रही है। नीट की परीक्षा पास करने के बावजूद कोरोना काल में क्यों 40,000 डॉक्टर घर बैठे हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। एक तरफ पूरी दुनिया भर में कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसको काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है और सारे देश अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें लगे हुए हैं कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये है कि करीब 40,000 जो डॉक्टर हैं वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बावजूद अपने घर बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से। अब ये आप देखिए, ये डॉक्टर लोग हैं, ये इनको सेकेंड ईयर में होना चाहिए, ये अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, क्योंकि जो EWS का मामला है वो अभी कोर्ट में है। तो इसी की वजह से तमाम सारे मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने एक हड़ताल भी की हुई है। आप ये बताओ, आपको सेकेंड ईयर में होना चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में क्यों हो? अभी एक्चुअली ये एग्ज़ाम है नीट जनवरी में होना था, लेकिन उसको कोविड की वजह से उसको सितंबर में हुआ वो एग्ज़ाम। पहले से ही 8 मंथ का डिले हो गया। सो कोई नहीं तो एटलीस्ट जब एग्ज़ाम हुआ तो तुरंत से तुरंत काउंसलिंग करके भर्ती कर देना चाहिए था, बट उधर भी डिले कर दिया। और एक नया मामला आ गया कि EWS का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर RDA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि इसमें सरकार की कहाँ गलती है? भाई ये सारा मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो सरकार इसमें कहाँ कसूरवार है? जी देखिए, बेसिकली जो कमीशन की रिपोर्ट है, जो EWS क्राइटेरिया डिसाइड करती है, वो क्राइटेरिया सरकार को करना था डिसाइड, लेकिन सरकार को वो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करनी थी CGI में, जैसा कि एपेक्स कोर्ट ने मांगा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असफल रही है वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करने में। और अभी भी जब इतने सारे रेजिडेंट की कमी है देश में, जब कोविड की 3rd वेव आने वाली है, तब इस कंडीशन में भी सरकार 4 वीक का टाइम मांग रही है कि हमें 4 वीक का टाइम और दीजिए ताकि 6 जनवरी को इसका कोर्ट का वर्डिक्ट पास हो सके। तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है, खासकर जब हमारे फर्स्ट ईयर PG वेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये हालात देखिए आपके, एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं और दूसरे तरफ इतने जो हज़ारों डॉक्टर हैं वो अपने घर बैठे हुए हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी के जो पॉलिसी है उसको तैयार करने में देरी हुई है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। गरीब घरों के कई प्रतिभावान बच्चे बड़ी कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं पास करते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक जो मजबूरियां हैं वो आड़े आ जाती हैं। ऐसे ही एक गरीब बच्चे ने JEE का इम्तिहान पास किया, IIT BHU में उसे सीट भी अलॉट हो गई, लेकिन एडमिशन फीस के 15,000 रुपए नहीं होने की वजह से वो एडमिशन नहीं ले सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक जज साहब ने खुद उसकी एडमिशन फीस दी ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। एक स्टूडेंट जिसका नाम संस्कृति रंजन है, बेइंतहा ज़हीन है, JEE का इम्तिहान क्वालिफाई किया, BHU में एडमिशन लेना था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि 15,000 रुपये अपनी एडमिशन फ़ीस जमा कर पाती। लिहाजा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच आई, अदालत से ये दरख्वास्त की कि उसकी फ़ीस का कुछ इंतज़ाम कर दिया जाए या माफ़ कर दी जाए,
अदालत ने कुछ वकीलों से पूछा कि क्या वो उसके केस की पैरवी करेंगे। 2 लोग सामने आए, समता राव जी हैं, सर्वेश कुमार जी हैं, ये सामने आए और आखिर में जज ने उनको एडमिशन फ़ीस खुद देने की बात कही। क्या हुआ अदालत में हम जानते हैं। जी, जैसे ही वो कोर्ट में आई तो वो इन पर्सन अपेयर हुई थी, तो लॉर्डशिप उसको पूछ रहे थे कि आपने किस किस को पार्टी बनाई है, क्या इसमें कोई जो पार्टी बनाई है आपने, क्या वो उससे रेलेवेंट है कि नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो लॉर्डशिप ने ये कोर्ट से पूछा कि क्या कोई इसको मैटर में असिस्ट कर सकता है। तो मैं, समता राव और मिस्टर सर्वेश दुबे जी खड़े हुए उसको असिस्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने कोर्ट को असिस्ट किया। बच्ची से पूछा भी कि क्या आपके पास पैसे आज अभी अरेंज हो गए हैं, तो उसने बोला कि हो गए हैं, लेकिन लॉर्डशिप इतने दयावान थे उनके कि उन्होंने खुद से बोला कि नहीं बच्चा, हम आपकी फ़ीस खुद जमा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एडमिशन फ़ीस जज साहब ने दे भी दी तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कैसे करेगी। उसके लिए जैसे ही ये जजमेंट कल पास हुआ है तो हमारी बार ने, कई सारी अधिवक्ताओं ने, कई सारे सीनियर एडवोकेट्स के बीच में जैसे ही ये खबर पहुंची तो कई सारे अधिवक्ता सामने आए और स्वेच्छा से सबने कंट्रीब्यूशन करके ये वादा किया है। लड़की को स्वयं हम लोगों ने बता दिया है, संस्कृति रंजन को, कि उसकी संपूर्ण फ़ीस, उसकी हॉस्टल की फ़ीस और उसकी मेस की फ़ीस यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हम लोग के द्वारा इकट्ठा करके जमा की जाएगी। उसके लिए उसको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसके पास एडमिशन फ़ीस देने के लिए 15,000 रुपये भी ना हो। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।